हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सारे साथी? उम्मीद करता हूँ कि सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आ गया हूँ मैं एक नए सेशन के साथ। हमने कल की क्लास में, कल तो हाँ क्लास नहीं हो पाई थी, इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको मौर्य वंश का पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था, जिनमें मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें आपसे साझा की थी। तो आइए मेरे भाई, सारे के सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए। आज की सेशन की वापस शुरुआत करते हैं। मौर्य वंश का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट नंबर 2 में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी बातें आती है। हाँ, एक बार सारे साथी ये जरूर बता दो कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, नहीं आ रही? तो जरा ये बात जरूर आप सबसे पहले आते ही सबसे पहले इस बात का मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही, या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर। तो उसके बाद में मैं आज की क्लास को शुरू करूंगा, है ना। तो मौर्य वंश के बारे में मेरे भाई हम लोग पढ़ रहे थे। मौर्य वंश के बारे में मैंने आपको क्या क्या बातें पढ़ा दी, जरा एक बार मैं उन बातों को लिख देता हूँ। जो पहले वाला मौर्य पार्ट नंबर 1 था, उसमें मैंने आपको इसमें मैंने आपको सबसे पहले सोर्सेज पढ़ाए थे कि मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, वो वाली बातें बताई। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भैया मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और संस्थापक की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि उत्पत्ति क्यों हुई थी, इसके पीछे कारण क्या था। इसके बाद में मैंने आपको मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में जो जाति थी, उस जाति के बारे में उल्लेख कर दिया, है ना। और इसके बाद में मैंने साथ साथ में भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, यानी कि सिकंदर ने भारत में कहां से प्रवेश किया था और सिकंदर ने भारत में कौन सा क्षेत्र जीता था, ये वाली जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी। ये बातें तो मैंने आपको भाग नंबर 1 में बताई थी। आज मैं जो भाग नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ, इस भाग नंबर 2 में मैं आगे की बात बताता हूँ। अब मैंने भाग नंबर 1 कहाँ पर छोड़ा था? मैंने भाग नंबर 1 में आपको ये पढ़ा के छोड़ दिया था कि मतलब है चाणक्य क्या करता है। चाणक्य जब जंगल से वापस आता है, यानी कि तक्षशिला मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में गया था धनानंद को समझाने के लिए, जब वापस आता है तब चाणक्य को एक लड़का मिलता है रास्ते में जंगल में, और उस बच्चे को वो लेकर आया था तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जो कि गांधार महाजनपद की राजधानी में था। और उस बच्चे को चाणक्य ने सबसे पहले क्या करवाया था मेरे भाई? अध्ययन करवाया था, यानी पढ़ाई करवाई थी कि थोड़ा बहुत पढ़ ले तो मेरे भाई काम चल जाएगा। ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। और साथ में मैंने ये कहा था कि मेरे भाई सिकंदर भारत पर अटैक करता है और सिकंदर भारत में गांधार महाजनपद से, यानी गांधार महाजनपद से सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। उसके बाद सिकंदर पंजाब को जीतता है ना। सिकंदर पंजाब को जीतता है और पंजाब का राजा पोरस के साथ सिकंदर युद्ध लड़ता है और इसमें पोरस हार जाता है। सिकंदर पंजाब जीतने के बाद में सिकंदर ने इसी पंजाब का गवर्नर किसे बनाया था? तो गवर्नर याद रख लेना, सिकंदर की सेना का सेनापति था थल सेना का सेल्यूकस निकेटर। कौन सा? सेल्यूकस निकेटर। इसको यहाँ पंजाब का गवर्नर बनाया। फिर सिकंदर भारत में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, तब सिकंदर की मुलाकात होती है सिंधु की 5 सहायक नदियां, जिनमें एक नदी का नाम था झेलम, एक नदी का नाम था चिनाब, एक नदी का नाम था रावी, एक नदी का नाम था व्यास और एक नदी का नाम था सतलज। मैंने आपको भाग नंबर 1 में पढ़ाया था कि सिकंदर झेलम को पार कर लेता है, व्यास को पार कर लेता है, रावी को पार कर लेता है, व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, है ना। व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, ये बात आप याद रख लेना। व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। तब सिकंदर, यहां से सिकंदर वापस लौट जाता है, कहाँ? यूनान वापस लौट जाता है, क्योंकि सिकंदर की सेना में महामारी फैल गई थी। जब सिकंदर वापस यूनान जा रहा होता है, तब एक जगह आती है बेबीलोन। कौन सी? बेबीलोन। इस बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है मेरे भाई? मृत्यु हो जाती है। यानी सिकंदर ने जब भारत पर अटैक किया था, तब मैंने आपको बताया था उस समय 323 बीसी में सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था। कितनी बीसी में? 323 बीसी में। यहां तक ही मैंने आपको भाग नंबर 1 में बताया था। सरोज कुमार गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यहां तक की बातें मैंने आपको भाग नंबर 1 में पढ़ा दी थी। आज की आगे शुरू करते हैं। अब आगे की कहानी सुनो मेरे भाई। सिकंदर
सिकंदर भारत से जा चुका है, भारत पर किसी के आक्रमण का खतरा नहीं है। लेकिन चाणक्य के मन में एक विचार था कि हो सकता है कल को सिकंदर जैसा कोई और पैदा हो जाए या सिकंदर जैसा कोई और व्यक्ति भारत पर अटैक कर दे, तो फिर भारत को बचाने वाला कौन होगा? क्योंकि धनानंद बचा नहीं सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि धनानंद तो दो ही चीजों से मतलब था, श्राप और स्वभाव से। तो चाणक्य के मन में यह विचार था कि कल को अगर सिकंदर जैसा और पैदा हो जाएगी तब क्या था? तब होता यह है कि चाणक्य क्या करता है मेरे भाई, चाणक्य ने सबसे पहले, है ना, चाणक्य ने उसको अध्ययन करवाया, और अध्ययन करवाने के बाद में चाणक्य ने क्या किया मेरे भाई, जिस लड़के का मैं नाम लिख रहा हूं अब मैं उस बच्चे का नाम लिखूंगा कि चाणक्य को जो बच्चा जंगल में मिला था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले चाणक्य जम्बू द्वीप भारत का क्या बनाता है मेरे भाई, जम्बू द्वीप भारत का शासक बनाया था। ये बात आप याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहां का राजा बनाया था, तो जम्बू द्वीप भारत का बनाया था। और ये बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तब आपको बताना है कि एक ग्रंथ है महावंश, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, इस बौद्ध ग्रंथ में हमें यह जानकारी मिलती है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप भारत का क्या बनाया था, प्रारंभ में शासक बनाया था। यहां चंद्रगुप्त मौर्य कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सिकंदर के जानने के पश्चात, किसके जानने के पश्चात मेरे भाई, आपको याद रखनी है कि सिकंदर के जानने के पश्चात 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या काम किया, पंजाब पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? क्योंकि पंजाब किसके पास था, यूनानियों के पास था ना, सिकंदर ने पंजाब ही तो जीता था। तो सिकंदर के जानने के पश्चात चाणक्य क्या, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, चाणक्य की सहायता से 323 बीसी में एक छोटी सी सेना तैयार करके और पंजाब पर आक्रमण करता है, और इस पंजाब को चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर लेता है मेरे भाई, जीत लेता है। यानी कि इस घटना को कहा जाता है मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का कहा जाता है मेरे भाई राज्यारोहण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? राज्यारोहण बोला जाता है। याद रख लेना, राज्यारोहण का मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत सबसे पहले पंजाब को जीतते हुई थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के आक्रमण के पश्चात 323 बीसी में कौन सा क्षेत्र जीत लेता है? पंजाब। क्योंकि सिकंदर तो मर चुका था, और सिकंदर के मरने के बाद में भारत पर किसी का आक्रमण का खतरा था नहीं। लेकिन चाणक्य के मन में एक विचार था कि कल को हो सकता है सिकंदर जैसा और कोई व्यक्ति भारत पर अटैक कर दे, तब क्या करेंगे? तब ये चाणक्य इस सोच के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का शासक बनाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य वहां से एक सेना तैयार करता है और सीधा का सीधा अटैक कर देता है पंजाब पर, और पंजाब को जीत लेता है। अब यहां से पंजाब को जीतने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है मेरे भाई, एक विशाल सेना बनाता है। यानी पंजाबियों को साथ में लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना बनाई, और विशाल सेना बनाने के पश्चात आप यहां से ये रवाना हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य कहां की ओर, तो मेरे भाई मगध की ओर आक्रमण कर देता है। कहां? मगध की ओर आक्रमण कर देता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब जीतने के पश्चात मगध की ओर आक्रमण करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया था 322 बीसी में। कब किया था? सबसे पहले इसने पंजाब जीता, और पंजाब जीतने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब से एक विशालकाय सेना तैयार करता है और सीधा का सीधा अटैक कर देता है मगध पर। अब बताओ मगध पर अटैक क्यों किया? क्योंकि चाणक्य की दो प्रतिज्ञा ली थी। मैंने पहले भाग में बताया था कि चाणक्य का जब धनानंद ने अपमान किया था तब चाणक्य ने दो प्रतिज्ञा ली थी, एक अखंड भारत का निर्माण करना और दूसरी धनानंद को मारना। ये मैंने आपको दो प्रतिज्ञा बताई थी। तो ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब को जीतने के पश्चात ये आपका बढ़ता है मगध की ओर, और मगध पर आक्रमण करता है। मगध पर जब आक्रमण करता है तो मेरे भाई इस समय जो मगध की राजधानी थी उसका नाम मेरे भाई पाटलिपुत्र था, और मगध पर जिस राजा का शासन था उस राजा का नाम था मेरे भाई नंद वंश का राजा। कौन सा था? तो धनानंद नंद वंश का राजा था। ये बात आप याद रख लेना।
यानी कि चाणक्य क्या करता है, 322 ईस्वी में मगध पर आक्रमण करता है, विशाल का युद्ध होता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है मेरे भाई, इस धनानंद की हत्या कर देता है और मगध को जीत लेता है। किसको जीत लेता है, यानी इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहा था मेरे भाई, विजेता रहा था और धनानंद की हत्या कर देता है। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईस्वी में यहां पर क्या करवा देता है, राज्याभिषेक करवा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था, तब आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 बीसी में हुआ था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। चाणक्य ने करवाया था, धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इस समय जो धनानंद की एक पुत्री थी, क्या नाम था, धनानंद की एक पुत्री का नाम याद रख लेना मेरे भाई। उस पुत्री का नाम आपसे कई बार एग्जाम में, देखो पुत्री का तो नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप नाम याद रख लेना कि यहां पर जब धनानंद की पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है, उस पुत्री का नाम था मेरे भाई दुर्धरा। क्या नाम था, दुर्धरा। ये धनानंद की पुत्री थी। दुर्धरा का विवाह किसके साथ होता है, तो दुर्धरा का विवाह होता है मेरे भाई, मैं यहाँ CH मौर्य लिख रहा हूं, समझ लेना कि मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह चाणक्य ने करवा दिया था। यानी चाणक्य की एक प्रतिज्ञा पूरी कर दी, किसने पूरी कर दी, तो चाणक्य की एक प्रतिज्ञा पूरी कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारने वाली प्रतिज्ञा तो पूरी कर दी। और मगध का राजा कौन बन गया, आप कहोगे सर मगध का राजा बन गया अब चंद्रगुप्त मौर्य। और मेरे भाई मैंने एक भाग नंबर 1 में बताया था धनानंद की यहां मृत्यु को, धनानंद इतना विशाल का 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, फिर भी धनानंद हार गया। हारने का कारण क्योंकि धनानंद की 2 प्रवृत्तियां थी, वही धनानंद को ले डूबी, एक शराब और एक सवाब। ये 2 प्रवृत्तियां उस आदमी को ले डूबी थी। और मैंने कल भाग नंबर 1 में बताया था कि जीवन में आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जिसके पास ये 2 प्रवृत्तियां हैं, डेली शराब पीना और महिलाओं से बातें करना या महिलाओं के से चिपकना, ये आदमी की सबसे पतन की ओर लेकर जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इसलिए धनानंद हार जाता है और यहां पर धनानंद की बेटी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेता है और अपना राज्याभिषेक करता है। और इसका राज्याभिषेक करवाने वाला व्यक्ति चाणक्य था। एक प्रतिज्ञा पूरी होगी, अब दूसरी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होती है चाणक्य की, तो चाणक्य की दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मेरे भाई इतिहासकार प्लूटार्क लिखता है। इतिहासकार प्लूटार्क लिखता है कि मगध जीतने के पश्चात चाणक्य ने 6 लाख सेना की एक सेना तैयार की, है ना, 6 लाख सेना तैयार की थी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये आप याद रखना, इतिहासकार प्लूटार्क लिखता है। ये प्लूटार्क एक विदेशी लेखक है और विदेशी लेखक ये लिखता है कि धनानंद की हत्या के बाद में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना तैयार करता है और 6 लाख सेना तैयार करके सीधा का सीधा अटैक करता है, उन भारत के 16 महाजनपदों को जीत लेता है। कितने, उन 16 महाजनपदों को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था 6 लाख सेनाओं के साथ। अब आप एक बात बताइए, जब इसने इन 16 महाजनपदों को जीता, तब इस आदमी ने न जाने कितने लाख लोगों को मारा होगा और कितने लाख लोग घायल हुए थे। ये तो उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य जानता है मेरे भाई, इसके पास हमारे पास एविडेंस नहीं है। इतिहासकार प्लूटार्क लिखता है कि धनानंद की हत्या के बाद में चाणक्य 6 लाख सेना तैयार करता है और संपूर्ण भारत को रोंद डालता है। मतलब है संपूर्ण भारत को रोंद डालने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इस आदमी ने उन 16 महाजनपदों को जीत लिया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और 16 महाजनपदों को रोंद दिया। 16 महाजनपदों को जीतकर और वहां का अकेला राजा बना था। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका निर्माण कर दिया मेरे भाई, अखंड भारत का निर्माण किया। किसने, भारत में सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण करने वाला राजा कौन सा था, तब आपको बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण किया था। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस आदमी ने भारत पहली बार अखंड भारत का क्या किया था, निर्माण।
इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक या फिर भारत का पहला राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। जब इसने अखंड भारत का निर्माण किया, इस कारण इस आदमी को कहा जाता है अखिल भारतीय राज्य का संस्थापक। इसे क्या बोला जाता है? अखिल भारतीय राज्य का संस्थापक कहा जाता है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को अखिल भारतीय राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ये बात याद रखना। दूसरा इसका नाम है मेरे भाई भारत का पहला राष्ट्रीय शासक। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रीय शासक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि इस आदमी ने अखंड भारत का निर्माण किया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की दोनों प्रतिज्ञा पूरी कर दी। पहली प्रतिज्ञा धनानंद को मारने की, वो भी पूरी कर दी, और दूसरी प्रतिज्ञा अखंड भारत के निर्माण की भी प्रतिज्ञा इस आदमी ने पूरी कर दी थी। ये तो दोनों बातें तो हो गई मेरे भाई पूरी की पूरी। बातें आ गई समझ में, है ना? ये दोनों बातें तो पूरी होगी। अब चंद्रगुप्त मौर्य वो मगध का राजा है, और चाणक्य उसको राजकार्य में परामर्श देने के लिए उसका प्रधानमंत्री कह दो, गुरु कह दो, वो बना था चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे चलते हैं। आगे की बात आती है मेरे भाई, बात कुछ यूं हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज्य की पहली घटना घटित हुई थी वो पंजाब को जीतते हुई थी, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया था। ये रहा पंजाब, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की पहली घटना थी। अब ये पंजाब चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जीता? यूनानियों ने से। और यूनान का यहां पर कौन गवर्नर था? तो सेल्यूकस निकेटर था, जो मैंने आपको बताया था कि पंजाब का गवर्नर सेल्यूकस निकेटर, ये लिखा हुआ है ना? तो सेल्यूकस निकेटर को इस बात का पता चलता है कि एक छोटा सा बालक ने पंजाब में घुसपैठ करते हुए हमारा पूरा पंजाब छीन लिया। जब ये बात सेल्यूकस निकेटर को पता चली, तो सेल्यूकस निकेटर ने ये सोचा कि एक छोटा सा बच्चा है और उसने हमारा पूरा पंजाब छीन लिया। तो मेरे भाई सेल्यूकस निकेटर को ये पता नहीं था कि जो बच्चा है अब वो बच्चा नहीं रहा, बहुत बड़ा राजा बन गया, क्योंकि उसके पास सेना कितनी है, 6 लाख है। ये बात सिकंदर को, वो सेल्यूकस निकेटर को पता नहीं थी। सिकंदर तो बेचारा मर ही गया था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर को यह बात पता नहीं थी। अब होता क्या है, सिकंदर इस बहम में रह गया, और सिकंदर क्या करता है, पंजाब जीतने के लिए, सिकंदर वापस पंजाब पर अधिकार करने के लिए सिकंदर क्या करता है मेरे भाई, वापस पंजाब, सॉरी सिकंदर नहीं लिखना है, सेल्यूकस निकेटर लिखना है। यहाँ सिकंदर तो मर गया, बार बार सिकंदर नाम याद आ रहा है। यहां पर आपको नाम याद रखना है सेल्यूकस। क्या नाम याद रखना है? तो जब इस बात का पता चला सेल्यूकस को, तो सेल्यूकस वापस, सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम था, तो सेल्यूकस निकेटर वापस पंजाब पर आक्रमण करता है। और अब की बार इसने आक्रमण किया था 305 बीसी में। 305 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। यानी सेल्यूकस निकेटर ने वापस पंजाब जीतने के लिए, इसके बाद में आपको बताना है कि यहां पर अटैक होता है, किस पर? चंद्रगुप्त मौर्य पर अटैक किया सेल्यूकस निकेटर ने, जो सीरिया का शासक था। ये कहां से आया था? तो ये मेरे भाई सीरिया का गवर्नर था। और सीरिया कहां का हिस्सा है? तो सीरिया यूनान का हिस्सा था। अब ये अटैक क्यों करता है? पहली बात तो सेल्यूकस निकेटर इसलिए अटैक किया क्योंकि पंजाब प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, इस बात का वहम था कि भैया वो तो एक छोटा सा बालक है, उसको तो मैं जाऊंगा और हरा ही दूंगा, लेकिन इस बात से ये बात वाकिफ नहीं था कि वो बच्चा नहीं रहा, है ना? इस वजह से दोनों के बीच में 305 बीसी में मेरे भाई युद्ध होता है। उस युद्ध सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है ना? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी में युद्ध होता है, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, और ये भाई साहब हार गया था। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है इस युद्ध में, और सेल्यूकस निकेटर जैसे ही हारता है, तो भैया सेल्यूकस निकेटर के सर पर चारों ओर मौत मंडराने लगी। सेल्यूकस निकेटर हाथ जोड़ के बोले यार गलती हो गई, आ तो गए, उल्टे फंस गए, अब ये मारेगा छोड़ेगा और नहीं। तो सेल्यूकस निकेटर मजबूर होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मेरे भाई समझौता करता है। क्या करता है? समझौता करता है। ये बात आप याद रख लेना। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 बीसी में समझौता होता है। और इस समझौते में देखो मेरे भाई दो चीजें होती है, मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूं।
दो बातें होती है, वो आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो होता है मेरे भाई संधि, और एक होता है आपका समझौता। क्या होता है? एक होता है इतिहास में संधि और एक होता है समझौता। दोनों चीजें अलग अलग होती है। अब संधि होती है वो हमेशा एक पक्षीय होती है। संधि क्या होती है? संधि हमेशा एक पक्षीय होती है। जो जीतने वाला है ना, वो हारने वाले से कुछ भी ले सकता है और उसे देना पड़ेगा। समझौता होता है, वो समझौता मेरे भाई द्विपक्षीय होता है। क्या होता है? द्विपक्षीय समझौता होता है। आपने ऐसी बात सुनी होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता। का मतलब दोनों पक्ष बराबर रहते हैं। और संधि में हमेशा जो जीतता है ना, वो हारने वाले से कुछ भी ले सकता है और उसे देना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई नहीं कि संधि क्या होता है, समझौता क्या होता है। यहां समझौता हुआ है दोनों के बीच में, इसका मतलब ये दोनों के बीच में हमेशा दोनों के बीच में बराबर रहेगी चीजें। क्या रहेगी? दोनों चीजें बराबर रहेगी। ये बात आपको याद रख लेना मेरे भाई, याद रह जाएगी। अब मेरे भाई इसने ये क्या काम किया? तो इस आदमी ने जब समझौता किया, तो मेरे भाई इस सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को पंजाब तो दिया, वो दिया ही दिया, पंजाब के साथ में 4 प्रांत और दे दिए। सेल्यूकस निकेटर ने कितने प्रांत और दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य को? तो 4 प्रांत दे दिए मेरे भाई, 4 प्रांत और दे दिए। भाई पंजाब तो था ही चंद्रगुप्त मौर्य के पास में, जब समझौता हुआ तब इसने 4 प्रांत और दे दिए। और उन 4 प्रांत के नाम आपको याद रखने मेरे भाई। एक प्रांत का नाम था एरिया। क्या नाम था? एरिया। एक का नाम था अराकोसिया। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपनीसडाई। पेरी पनीसडाई। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपनीसडाई, ये 4 प्रांत दे दिए और दे दिए। बोले ये 4 और रख लो। अब इनके नाम आपको याद रखने हैं मेरे भाई। इनका नाम क्या है? तो एरिया को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो एरिया को वर्तमान में कहते हैं हेरात। क्या कहते हैं? हेरात कहते हैं, याद रख लेना। अराकोसिया को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो कांधार कहा जाता है। क्या? कांधार। जेड्रोसिया को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो जेड्रोसिया को वर्तमान में बलूचिस्तान कहा जाता है। पेरीपनीसडाई को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो काबुल कहा जाता है। ये चारों प्रांत किसने किसको दे दिए? तब आपको बताना है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। अब ये तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए सेल्यूकस, अब बदले में इसको तो देना पड़ेगा। तो इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी दे दिए? 500 हाथी। इसके बदले में 500 हाथी दे दिए। बोलो बात समझ में आ गई? 500 हाथी दे दे, दोनों चीजें बराबर हो गई। अब सेल्यूकस निकेटर ने अपने जीवन में पहली बार हाथी को देखा, और वो भी हाथी छोटा जानवर तो है नहीं, हाथी विशालकाय जानवर। और सेल्यूकस निकेटर ने जीवन में पहली बार जैसे हाथी को देखा, तो सेल्यूकस निकेटर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले दादा यार, इतने बड़े बड़े जानवर मेरे को क्यों दे दिए? अरे इसका मैं करूंगा क्या? और मेरे तो यूनान वैसे ही छोटा सा, ये सारे के सारे खाजी, एक नहीं तूने तो पूरे 500 दे दिए। क्योंकि जिस आदमी ने, अगर मान लो आपने कोई चीज नहीं देखी है, तो आपकी इच्छा तो होगी यार उस चीज को देखा जाए, होगा या नहीं होगा? वैसे ही यहां हुआ था। तो सेल्यूकस निकेटर ने बोला यार चंद्रगुप्त मौर्य, आपने मुझे इतने बड़े बड़े जानवर क्यों दे दिए? और मेरे पास तो यूनान वैसे ही छोटा सा है, और ये पूरा का पूरा यूनान खा जाएंगे। तब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हाथी का महत्व बताता है कि युद्ध में हाथी का महत्व क्या होता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इस दौर में लड़ाई थी वो तलवार भालों की लड़ाई थी, या फिर किसी डंडे से मार दिया जाता था? युद्ध में सबसे ज्यादा महत्व था हाथी का, क्योंकि इस जमाने में बारूद का आविष्कार तो था नहीं, बंदूकें वगैरह तो था ही नहीं, और युद्ध लोग लड़ते थे वो हाथियों की वजह से लड़ा करते थे। आप किसी भी युद्ध में देख लेना, सबसे ज्यादा हाथियों का प्रयोग हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसको युद्ध में हाथी का महत्व बताया कि मेरे भाई ये युद्ध हाथी में बड़ा काम आता, बोलो कैसे? बोलो देख, इस हाथी की सबसे आगे खतरनाक हथियार है सूंड। अगर यूं करके यूं कर दिया जाए ना, तो मेरे भाई पीछे तक जो बच्चे बैठे उनको साथ में घसीट कर लेके आ जाएगा। हाथी को आगे की साइड से तो कंट्रोल कर नहीं सकता, और अगर कोई व्यक्ति हाथी को पीछे की साइड से कंट्रोल करना चाहे, तो मेरे भाई पूंछ भी इतनी खतरनाक होती है कि अगर किसी के लग भी गई कान पर, तो पता ही नहीं चलेगा कि युद्ध चल रहा है, क्या चल रहा है।
और किसी भागते हाथी ने किसी के ऊपर पैर रख दिया तो उसे शमशान भूमि ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा तो वहीं दब जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब ये बातें बताई तो सेल्यूकस निकेटर को लगाया, रहा हाथी तो बड़ी काम की चीज है। तब सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि चंद्रगुप्त मौर्य आदमी काम का है और ये जीवन में कभी भी काम आ सकता है, इसलिए इसके साथ दोस्ती तो हो गई, इससे अच्छा है कि दोस्ती को पक्की कर लिया जाए। मतलब समझौता हो गया, इसका मतलब दोस्ती तो हो गई। भी समझौते में क्या होता है, दोनों दोस्त बन गए, बोले तुम्हारे समस्या आई तो मैं साथ दूंगा और मेरे समस्या आई तो तू साथ दे देना, दोस्त तो बन गई। लेकिन ये दोस्ती कच्ची पक्की यारी है। अब इस दोस्ती को क्या करना है, पक्का करना है। और जब भी दोस्ती को पक्की की जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, विवाह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। अब सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि इससे अच्छा है कि मेरे एक छोरी है। दोस्ती पक्की करने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री मतलब कार्नेलिया, इसकी पुत्री का नाम था मेरे भाई कार्नेलिया, या फिर उसे कहा जाता है हेलिना। क्या कहा जाता है, हेलिना कहा जाता है, या फिर उसे चेलना कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हेलिना या फिर चेलना कहा जाता है। और इस चंद्र सेल्यूकस निकेटर ने इस अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। ये बात आपको याद रख लेनी, किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह समझौता है मेरे भाई। क्या है ये, अखंड भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह समझौता। यानी अपने पूरे भारत में अगर किसी आदमी ने पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह समझौता किया तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, सेल्यूकस निकेटर की छोरी के साथ। और छोरी का नाम था मेरे भाई कार्लेनिया या फिर हेलिना या फिर चेलना। बात आ गई समझ में। अब दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। अब सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि हो सकता है यार कल को यह आदमी अटैक ना कर दे, क्योंकि डर तो लगता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा राजा है, इस समय 6 लाख उसके पास सेना है, बहुत बड़ा राजा है। तो सेल्यूकस निकेटर को डर था यार कल को आक्रमण ना कर दे। तब सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत की नियुक्ति करता है। कौन से राजदूत की, एक यूनानी राजदूत की नियुक्ति करता है। कौन करता है, तो सेल्यूकस निकेटर करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत की नियुक्ति करता है और उस यूनानी राजदूत का नाम था मेरे भाई मेगस्थनीज। क्या नाम था, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए कौन सी पुस्तक लिखी थी, तब आपको बताना है कि इंडिका पुस्तक लिखी थी। याद रह जाएगी ना। अब अगर आपसे पूछे कि मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था, तब आपका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसको किसने नियुक्त किया, तब आप कहोगे कि सेल्यूकस निकेटर ने। एक ये भी पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज कहां से आया था, तब आप कहोगे यूनान से आया था। कहां से आया था, यूनान से। एक ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। ठीक है, अब ये सारा काम तो हो गया मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मतलब इसने पूरा का पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बात आपको याद रखनी है। बोलो बात याद रह जाएगी ना। ठीक है मेरे भाई, है ना। अब इनकी अगर और बात की जाए मेरे भाई, तब आपको याद रखना है कि मौर्य वंश में जितने भी राजा हुए हैं, है ना, मौर्य वंश, मौर्य वंश में जितने भी राजा हुए हैं, इनका जो मूल संप्रदाय था, इनका जो मूल संप्रदाय था वो आजीविक संप्रदाय था। कैसा था, तो आपको याद रखना है कि मौर्यों का जो मूल संप्रदाय था वो आजीविक संप्रदाय था। और चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय, चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिणी विजयों की जो जानकारी है, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजयों की जो जानकारी है वो कौन से ग्रंथ में मिलती है मेरे भाई। तब आपको दो ग्रंथ याद रखने, एक का नाम एहनानूर और एक का नाम क्या है, तो मुरनानूर। ये दो नाम याद रख लेना, है ना। दक्षिणी बीजों की जानकारी है वो कहां से मिलती है, एक का नाम एहनानूर और एक का नाम है मेरे भाई मुरनानूर। ये एहनानूर और मुरनानूर दोनों ही क्या है, तब आपको बताना है तमिल ग्रंथ है। ये क्या है, दोनों के दोनों तमिल ग्रंथ है। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन दो ग्रंथों में ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत को भी जीता था, याद रख लेना।
चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत को भी जीता था, ये बात आप याद रख लेना। बोलो याद हो जाएगी? अब याद हो जाएगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में हम लोग बात करेंगे मेरे भाई किसके बारे में। तब आपको मैं कुछ एक जानकारी और देता हूं जो सबसे बढ़िया जानकारी है। वो कौन सी जानकारी है मेरे भाई? तो आपको बताना है कि रुद्रदामन नाम का एक राजा हुआ है। कौन सा राजा? रुद्रदामन नाम का एक राजा हुआ है। उस रुद्रदामन नाम का एक राजा की अगर बात की जाए, है ना, रुद्रदामन का एक अभिलेख है। उस अभिलेख का नाम है मेरे भाई जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख है, ये गुजरात में है। इस रुद्रदामन अभिलेख है, इसमें ये लिखा है कि मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें यह लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था। उस गवर्नर का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। मेरे भाई क्या नाम था? उसका नाम था गुप्त वैश्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, याद रख लेना। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बारे में यह लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, इसने क्या किया था? सौराष्ट्र जो क्षेत्र है, कौन सा? सौराष्ट्र जो क्षेत्र है, ये सौराष्ट्र क्षेत्र में कहां पड़ता है? तो मेरे भाई गुजरात में पड़ता है। इस सौराष्ट्र क्षेत्र में पुष्यगुप्त वैश्य ने एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम है मेरे भाई सुदर्शन झील। ये पेपर में कई बार आया हुआ है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य ने उसका निर्माण करवाया था। सर इसका पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें मेरे भाई? तो पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें इसके बारे में मैं तुम्हें जानकारी दूंगा। मैं जानकारी अलग से एक वीडियो बना के शाम को अपलोड कर दूंगा, तो वहां आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने इस सुदर्शन झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यह बात आपको याद रख लेनी है। अब इस सुदर्शन झील का संबंध कई राजाओं से है, मैं आपको यहां पर सारी बातें बताता हूं, है ना। सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे देता हूं किसके बारे में, यहां पर नाम लिख देता हूं। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका नाम लिख दिया? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिख दिया। उसके बाद में मौर्य वंश में राजा आता है मेरे भाई अशोक। क्या नाम आता है? अशोक। अशोक के बाद में आता है मेरे भाई रुद्रदामन। क्या आता है? रुद्रदामन। और रुद्रदामन के बाद में आता है स्कंदगुप्त, है ना। ये मौर्य वंश के राजा नहीं है, ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि इस कहां गई वो सुदर्शन झील से संबंधित ये चार राजाओं के नाम याद रखने। सुदर्शन झील, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर का नाम मैंने यहां लिख दिया मेरे भाई पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम लिख दिया? पुष्यगुप्त वैश्य। उस आदमी ने तो क्या क्या करवाया था? उस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये मैं बात बता रहा हूं, सुदर्शन झील की बात बता रहा हूं, आप याद, यहां पर पहले नाम लिख देता हूं। ये मैं बात बता रहा हूं सुदर्शन झील के बारे में। अब ये जो सुदर्शन झील है जो गुजरात में है, इस झील का निर्माण अगर पूछे किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण करवा दिया। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अशोक का एक गवर्नर आता है तुशासक। अशोक का गवर्नर का क्या नाम था? तो अशोक के गवर्नर का नाम था मेरे भाई तुशासक। इस तुशासक ने क्या किया था? इस झील का पुनः निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था, याद रख लेना। तो शासक ने झील का क्या नाम पुनः निर्माण करवा दिया। इसके बाद में मेरे भाई रुद्रदामन, रुद्रदामन का एक गवर्नर था जिसका नाम था सुविशाख। क्या नाम था? सुविशाख। और सुविशाख की अगर बात की जाए तो मेरे भाई सुविशाख ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। क्या करवाई थी? इस झील की मरम्मत करवाई थी, है ना। सकंद गुप्त की अगर बात की जाए तो सकंद गुप्त का गवर्नर था मेरे भाई पर्णदत्त। क्या नाम था? पर्णदत्त। और पर्णदत्त का पुत्र याद रख लेना, पर्णदत्त खुद तो नहीं गया था, और पर्णदत्त का पुत्र का नाम था चक्रपालित। चक्रपालित ने क्या किया था? इस झील के किनारे जाकर और विष्णु ध्वज का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? विष्णु ध्वज लगवाया था। इसका मतलब ये हो गया कि सुदर्शन झील का संबंध चार राजाओं से है, याद रख लेना। ये वो चार राज्य है जिसे सुदर्शन झील का संबंध है, याद रखोगे मेरे भाई, याद रह जाएगा ना? याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चले।
ठीक है, ये तो बात हो गई इसके बारे में, सुदर्शन झील के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है और उस जमाने में ये कहाँ हुआ करता था, इसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो मेरे भाई उस जमाने में ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था ये गांधार जनपद की राजधानी में था। कौन से? तो आपको बताना है कि तक्षशिला महाजनपद था, ये गांधार महाजनपद की राजधानी में स्थित था। ठीक है, उस जमाने में तो गांधार महाजनपद की राजधानी में था, लेकिन अगर इस तक्षशिला की अगर बात की जाए वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो मेरे भाई वर्तमान में ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है वहां पर यह तक्षशिला विश्वविद्यालय, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। इसका जो संस्थापक था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था उसका नाम था मेरे भाई भरत। क्या नाम था? भरत। और इसका जो प्रशासक था वो मेरे भाई भरत का बेटा था जिसका नाम था तक्ष। क्या नाम था? प्रशासक तक्ष था, ये भरत का पुत्र था। इस तक्ष के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? तक्षशिला विश्वविद्यालय नाम पड़ा था। इसके बाद में इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो वर्तमान में इसे जैन धर्म की तीर्थ स्थली कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वर्तमान में इसे जैन धर्म की तीर्थ स्थली कहा जाता है। और इसको नष्ट किसके द्वारा किया गया था, ये बात आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। तब आपको नाम बताना है कि 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में मेरे भाई? 12वीं शताब्दी की बात है। और 12वीं शताब्दी में जो बुख्तियार खिलजी नाम का आदमी था, कौन सा? बुख्तियार खिलजी नाम का जो आदमी था, उस बुख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। ये बात जलाकर, एक हिंदू मंदिर समझकर जलाकर नष्ट कर दिया था। ये बात आप याद रख लेना। ठीक है, ये तो बात हो गई तक्षशिला विश्वविद्यालय की। और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर आपको याद रखना है कि एक आचार्य था, और उस आचार्य का नाम क्या था? तब आपको नाम बताना है कि इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आचार्य था जिसका नाम था चाणक्य। या फिर आप चाणक्य के नाम तो जानते ही हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सारे नाम उसी आदमी के हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की मैंने आपको बात बता दी। और इसी तक्षशिला से आप सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था। यह भारत का अंतिम महाजनपद है। आपको इसके बारे में जानकारी याद रख लेनी है मेरे भाई, है ना? याद रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य की, लास्ट बात बची है और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। और वो है मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल के अंतिम जो 12 वर्ष थे, उन 12 वर्ष में मगध पर भयंकर अकाल पड़ा मेरे भाई, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 सालों में मगध पर भयंकर अकाल पड़ा। और इस अकाल की जानकारी की अगर बात की जाए मेरे भाई कि अकाल की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तब आपको बताना है कि महास्थान अभिलेख, एक तो महास्थान अभिलेख है जो कि बंगाल में है ना? और एक अपना सहगोरा अभिलेख, ये भी बंगाल में। इन दोनों अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में मगध पर अकाल पड़ा था। ये जानकारी वाले याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई जरूरी वाली बात तो नहीं है। अब जब मगध पर अकाल पड़ता है, वो भी 12 साल तक लगातार अकाल पड़ रहा है और प्रजा भूखमरी से मर रही है, तब प्रजा की जिम्मेदारी और प्रजा को चीजें उपलब्ध कराना किसका काम होगा? राजा का काम होगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन साल करवाएगी, 2 साल करवाएगी, 3 साल करवाए, अकाल तो लगातार पड़ रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल होता जा रहा है, क्योंकि साल अकाल 1 साल का ही बहुत होता है, यहाँ लगातार 12 वर्षों से पड़ा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? परेशान हो गया, असफल होता गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इस मगध पर 12 वर्षों से अकाल क्यों पड़ रहा है, इसके लिए एक बड़े बड़े विद्वानों की बैठक बुलाई थी। बड़े बड़े विद्वान बुलाए, यानी कि ज्ञानी लोग बुलाए, ज्योतिष लोग बुलाए, उनकी बैठक बुलाई। और उस बैठक में उन बड़े बड़े विद्वानों में एक विद्वान आदमी था। उस आदमी का नाम था मेरे भाई भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु था, जो कि जैन धर्म का आदमी था। कौन से का? जैन धर्म से जुड़ा हुआ आदमी था।
जब एक बैठक बुलाएगी उसमें बड़े बड़े विद्वान बुलाएंगे, और उन बड़े बड़े विद्वानों में एक जैन धर्म का भद्रबाहु भी बैठा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे जो बड़े बड़े विद्वान थे उनसे पूछा कि भैया अकाल 1 वर्ष का ही बहुत होता है, और यहाँ पर तो मगध पर 12 सालों से लगातार पड़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, मैं कारण जानना चाहता हूं। भद्रबाहु ने हाथ खड़ा कर दिया कि साहब मैं इसका कारण बता सकता हूं कि इसका कारण क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा बताओ क्या कारण है। तो इस भद्रबाहु ने यह कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ये जो मगध पर अकाल पड़ रहा है ये आपके कर्मों का फल है। ये आपके क्या है मेरे भाई, कर्मों का फल है। अब जब ये बात हम लोग पढ़ते हैं ना, तब हमें ये पता चलता है कि मेरे भाई कर्म अगर बुरा करेंगे तो फल बुरा मिलेगा, अगर कर्म अच्छा करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा। भद्रबाहु ने यही बात समझाई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ये जो मगध पर अकाल पड़ रहा है ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा यार मैंने कौन से कर्म बुरे कर दिए, यहाँ मगध पर अकाल पड़ रहा है, मैं तो जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो मैं तो काम अच्छा ही कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा कर्म बुरा कर रहा हूँ। तब भद्रबाहु ने कहा ये नहीं मेरे भाई। बोले तो थोड़ा सा अपने आप को फ्लैश बैक में जाकर देखो कि आपने कितने पाप किए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना दिमाग बैकग्राउंड लेके जाता है और पता करता है कि मैंने पीछे के जीवन में कौन से पाप किए थे। तब उसे याद आया चंद्रगुप्त मौर्य को कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेनाओं के साथ उन 16 महाजनपदों को जीता था। कितने महाजनपदों को, और थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई थी आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 लाख सेना के साथ, सॉरी 6 लाख सेना के साथ जब उसने उन महाजनपदों को जीता, तब न जाने उसने कितने लाख लोगों को मारा होगा, कितने लाख लोगों को घायल किया था। ये है वो उसके कर्मों का पाप। चंद्रगुप्त मौर्य को पता चल गया कि भैया मैंने कर्म तो बुरे किए, पर हो गया तो हो गया, अब क्या इलाज है उसका। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर भद्रबाहु से पूछा, बोले यार मेरे गलती होगी, मैंने पाप कर दिए, लेकिन इसका समाधान तो बता। तब भद्रबाहु कहता है कि मेरे भैया इसका समाधान एक ही है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला दादा अगर ये पाप का घड़ा भर गया तो घड़ा हटा देते हैं, ड्रम लगा देते हैं, ड्रम में पाप भर लेते हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। अब कोई आदमी के सामने आप बार बार पाप ही पाप की बात करो तो आपको क्या लगे, वो आदमी ज्यादा दुखी हो जाएगा। अब क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने सुझाव दिया कि अगर आपको पापों से निपटना है तो मेरे भाई आप सलेखना या फिर संथारा करना होगा। क्या करना होगा, सलेखना या फिर संथारा करना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा दादा ये सलेखना या फिर संथारा क्या है। तो इसने सुझाव दिया कि मेरे भाई जैन धर्म अपनाओ। क्या अपनाओ, जैन धर्म को अपनाओ, और जैन धर्म अपनाने के बाद में अपना भूखे प्यासे रहकर और अपने प्राणों का त्याग करना क्या कहलाता है। सलेख नया संथारा की परिभाषा सुन लो बच्चों, क्या होता है। जैन धर्म में भूखे प्यासे रहकर, एकांत स्थान पर जाकर भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों का बलिदान देते हुए और भगवान से क्षमा याचना करना कि भगवान मैंने गलती कर दी, वो सलेखना होता है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म किससे अपनाया था, भद्रबाहु से, और अपना पूरा का पूरा राजकार्य है ना, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेने के लिए बाद में अपना पूरा राजकार्य किसे सौंप दिया, बिंदुसार को सौंप दिया, अपने बेटे को सौंप दिया बिंदुसार को। किसको सौंप दिया, बिंदुसार को सौंप दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य यहां से जैन धर्म अपनाने के बाद में मेरे भाई श्रावण बेलगोला चला जाता है। कहां पर चला जाता है, श्रावण बेलगोला चला जाता है। और श्रावण बेलगोला मेरे भाई कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। इस श्रावण बेलगोला में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मेरे भाई चंद्रगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ी पर चला जाता है, और वहां पर जाने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य सलेखना या फिर संथारा पद्धति द्वारा, किसके, सलेखना या फिर संथारा पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य 298 बीसी में अपने प्राणों का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य की 298 बीसी में श्रावण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर मृत्यु हो जाती है। बात आई। और इस श्रावण बेलगोला में कौन से जैन धर्म की मूर्ति लगी हुई है मेरे भाई, तो गौतमेश्वर की मूर्ति लगी है। किसकी मूर्ति लगी है,
गौतमेश्वर की मूर्ति लगी है, ये बात याद रख लेना। ये लो जी मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है 298 बीसी में, यानी आपका चंद्रगुप्त मौर्य पूरा हो गया। अब एक बात और बची है, वो बता देता हूं, और वो बात अगर आपसे पेपर में पूछे कि चाणक्य कौन था, है ना, चाणक्य पूछ ले, या फिर आपसे कौटिल्य पूछ ले, है ना, चाणक्य पूछ ले, या फिर कौटिल्य पूछ ले, या फिर आपसे विष्णुगुप्त पूछ ले, कौन क्या पूछ ले, विष्णुगुप्त पूछ ले कि ये कौन था, तब आपको इसके 3 आंसर देने पड़ेंगे। कौन कौन से सर, पहला तो आंसर देना पड़ेगा कि चाणक्य कौन था, तब आपको बताना कि चाणक्य तक्षशिला का आचार्य था, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय का अध्यापक था, पहला आंसर। दूसरा आंसर ये देना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। तीसरा आंसर ये देना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभ में प्रधानमंत्री कौन सा था, तो चाणक्य था। आगे चलो, इस चाणक्य ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी मेरे भाई, तो अर्थशास्त्र की ग्रंथ रचना की थी। और अर्थशास्त्र ये मुद्रा से संबंधित नहीं है, इसकी जो विषय वस्तु है वो राजनीति है, क्योंकि पहले राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिलाने, है ना, स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिलाने में किसका नाम आता है, तो मैकियावली का नाम आता है मेरे भाई। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तब आपको नाम बताना है मैकियावली को। और मैकियावली ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो मैकियावली का ग्रंथ लिखा हुआ है मेरे भाई द प्रिंस। मैकियावली का कौन सा ग्रंथ है, द प्रिंस। और चाणक्य को क्या कहा जाता है, तो आप एक नाम और याद रख लेना, चाणक्य को कहा जाता है मेरे भाई भारत का मैकियावली कहा जाता है। क्या बोला जाता है, चाणक्य को भारत का मैकियावली के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसने मैकियावली ने राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिलाया था। मैकियावली का ग्रंथ याद रख लेना, पेपर में बहुत बार यह द प्रिंस। अब बताओ मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स लिख दो, मैं तुम्हारे डाउट 1 मिनट में निकाल दूंगा, फटाफट से आंसर बता दो, फिर मैं आगे वाले चैप्टर पे चलता हूं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। बताइए मेरे भाई, कोई डाउट है क्या, या नहीं है, नहीं है डाउट, चलूं।